नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 10 अप्रैल सन 2025। इसके अलावा आज यानी 10 अप्रैल को महावीर जयंती भी है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में अचानक बारिश, ओले भी गिरे। 2 दिन बारिश होगी। 6 जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा। आधार कार्ड फोटोकॉपी रखने का झंझट होगा खत्म। नई आधार एप्लीकेशन होगी लॉन्च। मिलेंगे कई बड़े फायदे। सरकारी नौकरी अपडेट। इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी। अब 25 अप्रैल तक करें अप्लाई। हरियाणा में किसानों को बिजली संकट से पड़ेगा जूझना। इस बार डिस्कॉम ने घटाया लक्ष्य। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। अब साल में 2 बार मिलेगा वर्दी भत्ता। बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा के इस गांव में प्राइवेट स्कूलों की एंट्री बंद। सरपंचों के बच्चे भी पढ़ेंगे सरकारी स्कूलों में। लंबे समय से खाली पड़े टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर होगी भर्ती। हरियाणा सरकार ने मानी मांग। बीज विक्रेताओं को सीएम नायब सिंह सैनी ने दिया भरोसा। पीएम की रैली के बाद बैठक कर निकालेंगे इसका समाधान। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर 13वीं बार फरलों पर सिरसा पहुंचे। 29 अप्रैल को डेरा सच्चा सौदा की 77वीं वर्षगांठ है। ईपीएफओ से जुड़े कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब इस आसान तरीके से जनरेट कर सकेंगे यूएएन नंबर। आरबीआई ने किया रेपो रेट में बड़ा बदलाव। अब सस्ता होगा होम लोन और कार लोन। डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिनों के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ रोका। चीन पर बढ़ाकर 125% किया। कहा चीन समझ ले अब यूएस को लूटने के दिन गए। और मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा। अमेरिका से स्पेशल फ्लाइट रवाना हुई, आज पहुंचेगी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में बुधवार शाम को मौसम ने अचानक से करवट ली। दिन भर लू चलने के बाद शाम को राजस्थान के साथ लगते नारनौल के गांव दोस्तपुर और आसपास के इलाकों में बारिश के साथ ओले गिरे। तकरीबन 5 मिनट तक ओलावृष्टि दर्ज की गई है। हालांकि प्रदेश के बाकी जिलों में गर्मी का सितम जारी रहा। जहां एक और हिसार सबसे ज्यादा गर्म रहा तो इसके साथ ही 6 जिले ऐसे रहे जहाँ का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। इन जिलों में रोहतक, महेंद्रगढ़, सिरसा, फरीदाबाद, चरखी दादरी और जींद शामिल है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो गुरुवार यानी 10 अप्रैल आज से प्रदेश भर में बादल छाए रहने व बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। 2 दिन बारिश की संभावना है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। ऐसे में मौसम में बदलाव से लोगों को कुछ राहत अवश्य मिलेगी। उपायुक्त ने लोगों को हिदायत देते हुए कहा कि हीट वेव से बचाव के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। घर में बने पेय जैसे लस्सी, नींबू पानी, छाछ आदि का सेवन कर तरोताजा बने रहे। पार्किंग के समय बच्चों को वाहनों में छोड़कर न जाएं, उन्हें लू लगने का खतरा हो सकता है। साथ ही नंगे पांव बाहर न जाएं। काम के बीच में थोड़ा थोड़ा विश्राम अवश्य लें। खेत खलिहान में काम करते रहें तो समय समय पर पेड़ या फिर छाया में आसरा लें। सोनीपत के उपायुक्त डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि गर्मी के इस मौसम में जानवरों को छाया में रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी दें। उन्हें घर के भीतर रखें। पीने के पानी को 2 बाउल में रखें ताकि एक में पानी खत्म होने पर दूसरे से वे पानी पी सकें। जिला बाल संरक्षण कार्यालय पलवल महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा द्वारा स्पोर्ट्स पर्सन के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक पुरुष और महिला उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदक सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या मनोविज्ञान या फिर बाल विकास में स्नातकोत्तर उपाधि या बाल शिक्षा और विकास या संरक्षण मुद्दों में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव वाला स्नातक होना चाहिए। आवेदकों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। इंटरव्यू की तिथि 15 अप्रैल है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेजने होंगे। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI की ओर से आधार कार्ड जारी किए जाते हैं, लेकिन कई लोगों के लिए आधार कार्ड को संभाल कर रखना आसान नहीं होता। साथ ही इसकी फोटोकॉपी की आवश्यकता भी कई मौकों पर पड़ती है, जिसे लेकर प्राइवेसी से जुड़े खतरे की आशंका बनी रहती है। अब केंद्र सरकार ने डिजिटल सुविधा और बेहतर प्राइवेसी बरकरार रखने के लिए नई आधार एप्लीकेशन लॉन्च की है। इसे जल्द ही लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसके बाद फिजिकल आधार कार्ड या फिर उसकी फोटोकॉपी रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोग आधार कार्ड से जुड़ी अपनी जानकारी को इस एप्लीकेशन में सुरक्षित रख सकेंगे और बेहद ही आसानी से इसका वेरिफिकेशन भी किया जा सकेगा। दावा किया गया है कि फेस ऑथेंटिकेशन का सपोर्ट मिलने के बाद आधार कार्ड वेरिफिकेशन उतना ही आसान हो जाएगा जितना मोबाइल फोन को अनलॉक करना होता है। नया ऐप मोबाइल पर फेस आईडी ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है, जिससे कि आधार वेरिफिकेशन बेहद आसान और सुरक्षित हो जाएगा। उपयोगकर्ता अब QR कोड स्कैन करके या फिर रिक्वेस्ट करने वाले एप्लीकेशन का यूज करके अपने आधार डिटेल्स को डिजिटली तरीके से न सिर्फ वेरीफाई कर सकते हैं बल्कि शेयर भी कर सकते हैं। यूजर्स केवल जरूरी डाटा शेयर कर सकते हैं, जिससे उनके पर्सनल और सेंसिटिव जानकारी पर पूरा कंट्रोल बना रहेगा। अब होटल, एयरपोर्ट या फिर अन्य जगहों पर आधार की फोटोकॉपी जमा करने की जरूरत नहीं होगी, जिससे कि डाटा का गलत इस्तेमाल होने की संभावना भी कम हो जाएगी।
खेतों में गेहूं की फसल पककर तैयार हो चुकी है। हाथ से कटाई और कंबाइन से गेहूं की फसल निकालने का काम शुरू होते ही हरियाणा की मंडियों में गेहूं की आवक शुरू हो चुकी है। बल्लभगढ़ अनाज मंडी की बात करें तो यहां किसान ट्रॉलियों में अपनी फसल लेकर पहुंचने लगे हैं। किसानों का गेहूं का उचित भाव भी मिल रहा है। बल्लभगढ़ अनाज मंडी में आसपास ही नहीं बल्कि दूर दराज क्षेत्रों से भी किसान गेहूं की फसल लेकर पहुंच रहे हैं। प्रतिदिन हजारों क्विंटल गेहूं की आवक हो रही है। वहीं तौल प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है, जिससे कि किसानों को फसल बेचने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ रहा। नमी वगैरह के नाम पर भी किसानों को परेशान नहीं किया जा रहा है। हालांकि फसल की पेमेंट के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सरकार 72 घंटे में अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने का दावा करती है, लेकिन 4 से 5 दिन लग जाते हैं। किसानों का कहना है कि मौसम भी इस बार अनुकूल रहा, इसलिए फसल उत्पादन अच्छा मिल रहा है। बता दें कि इस बार केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों को सरकारी भाव का लाभ मिलेगा। हरियाणा में किसानों के लिए एक निराशा भरी खबर सामने आ रही है। इस बार किसानों को खरीफ सीजन के दौरान बिजली संकट से जूझना पड़ सकता है। खरीफ सीजन की फसलों की बात करें तो धान में सिंचाई के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है और ज्यादातर किसान सिंचाई के लिए ट्यूबवेल पर ही आधारित हैं। ऐसे में बिजली की कमी रहने पर किसानों के सामने संकट खड़ा हो सकता है। हरियाणा में इस बार साल भर बिजली की कमी से जूझना पड़ सकता है, क्योंकि चालू वित्त वर्ष में एग्रीकल्चर कैटेगरी में बिजली सप्लाई 2 करोड़ यूनिट कम की गई है। वहीं साल भर में ट्यूबवेलों की संख्या में तकरीबन 13,000 का इजाफा हुआ है। ऐसे में डिमांड ज्यादा हो गई है, लेकिन बिजली सप्लाई के लक्ष्य को घटा दिया गया है। साल भर में 12,873 ट्यूबवेल कनेक्शन बढ़ गए हैं। बिजली आधारित ट्यूबवेल कनेक्शन की संख्या बढ़ी है तो स्पष्ट है कि डिमांड बढ़ी है, लेकिन सप्लाई का लक्ष्य कम किया गया है, जिससे कि किसानों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अग्निवीर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। बता दें कि अग्निवीर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार अब 25 अप्रैल तक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती योजना के तहत वर्ष 2025-26 के लिए 12 मार्च से 10 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोला गया था। अब रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट को 10 अप्रैल से बढ़ाकर 25 अप्रैल कर दिया गया है। हरियाणा के 6 जिलों यानी अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के पुरुष उम्मीदवारों और हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली और चंडीगढ़ की महिला उम्मीदवारों से अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार इंडियन आर्मी की साइट यानी joinindianarmy.nic.in पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। विशेष रूप से पुरुष उम्मीदवार 2 ट्रेडों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनका सिलेक्शन किसी भी कैटेगरी में उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर तय किया जाएगा। हरियाणा के कैथल के खानपुर गांव में पंचायत ने ऐसा फैसला लिया है, जिसके बाद अब हर और पंचायत के इस फैसले की सराहना हो रही है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार गांव में अब प्राइवेट स्कूलों में बच्चों के प्रवेश पर रोक लगाने की बात कही जा रही है। ग्रामीणों द्वारा बैठक की गई और निर्णय लिया गया है कि गाँव के बच्चे सरकारी स्कूलों में ही शिक्षा ग्रहण करेंगे। वर्तमान में गाँव की लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है। इसी कारण अब ग्रामीणों ने पंचायत में फैसला लिया कि वे गाँव के स्कूल को ही अपग्रेड करवाने के लिए मुख्यमंत्री श्रेणी से अपील करेंगे। प्राइवेट स्कूल में महंगी फीस और किताबों के खर्च से परेशान ग्रामीणों ने अब यह फैसला लिया है कि सरपंच, पंच और गांव के सभी बच्चे गांव के सरकारी स्कूलों में ही शिक्षा ग्रहण करेंगे। इसके लिए सरकारी स्कूल और पंचायत द्वारा मिलकर प्रवेश उत्सव मनाया गया और विद्यार्थियों द्वारा रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान सरपंच अमनदीप सैनी ने जानकारी दी कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधाएं दी जा रही है। साफ सफाई से लेकर उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी विद्यार्थियों को प्रदान की जा रही है। इसी कारण ग्रामीणों ने फैसला लिया है कि गाँव में प्राइवेट स्कूलों की नो एंट्री होगी और सरपंच से लेकर पंच तक के बच्चे भी सरकारी स्कूल में ही शिक्षा प्राप्त करेंगे। हरियाणा सरकार की तरफ से प्रदेश के सभी राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में भर्तियों पर लगी पाबंदी को अब हटा दिया गया है। इसी के साथ अब कम स्टाफ की परेशानी झेल रहे महाविद्यालयों को राहत मिल सकेगी। नई भर्तियां खुलने से शिक्षण संस्थानों में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने में सरलता होगी, चूंकि अभी तक कम स्टाफ की कमी को लेकर इन कॉलेजों में टाल मटोल चल रही थी और शिक्षण का काम भी प्रभावित हो रहा था। हरियाणा में 97 राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय है। इन राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में साल 2019 में आखिरी बार भर्तियां की गई थी, जिसके बाद से पद रिक्त चलते जा रहे हैं और हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। कुछ संस्थाओं में प्रशासक होने के बाद भी भर्तियां सिरे नहीं चढ़ पाई। हरियाणा में इन एडेड कॉलेजों में 97 में से 38 पदों पर प्रिंसिपल तैनात हैं, बाकी पद रिक्त पड़े हैं, जबकि टीचिंग और नॉन टीचिंग के पदों को भरने के लिए नियमित प्रिंसिपल का होना अनिवार्य है। पूरे हरियाणा में 48% पद रिक्त होने से व्यवस्था नहीं बन पाई है। शिक्षकों का कहना था कि शिक्षा मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति 2020 लागू कर दी है, मगर प्रिंसिपल, टीचिंग और नॉन टीचिंग के पद खाली होने की वजह से शिक्षा व्यवस्था ठीक तरह से काम नहीं कर पा रही है। लेकिन अब इस निर्णय के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो पाएगी और नई शिक्षा नीति को लागू करने में सहायता मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 14 अप्रैल को होने वाली रैली के बाद बीज व कीटनाशक विक्रेताओं के साथ बैठक की जाएगी, जिसमें संबंधित सभी अधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में नए बीज विधेयक पर जताई जा रही आपत्ति को दूर करते हुए समाधान निकाला जाएगा। यह भरोसा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीज व कीटनाशक विक्रेताओं को दिया है। वहीं फिलहाल हड़ताल भी जारी रखी जाने का फैसला बरकरार रहेगा। लाडवा पहुंचे मुख्यमंत्री से कुरुक्षेत्र जिला के प्रधान प्रमोद मित्तल के अलावा दर्जन भर बीज व कीटनाशक विक्रेताओं प्रतिनिधिमंडल के तौर पर मिले। उन्होंने नए एक्ट पर आपत्ति जताई और कहा कि यह लागू होने से उनका कारोबार पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इससे संशोधन किए जाने की सख्त आवश्यकता है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले वे इस एक्ट को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद भी कोई भ्रम रहेगा तो उसे दूर कर दिया जाएगा। इसके लिए 14 अप्रैल के बाद बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें बीज विक्रेताओं व अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। बता दें कि बीज व कीटनाशक विक्रेता 3 दिन से हड़ताल पर चल रहे हैं। उधर करनाल में प्रदेश भर के बीज व कीटनाशक विक्रेता जुटे, जहाँ पूरे मामले पर गहनता से चर्चा की गई तो अभी हड़ताल जारी रखने का भी निर्णय बरकरार रखा गया। हरियाणा के रेवाड़ी में बुधवार को एम्स अध्यक्ष डॉक्टर डीएस गंगवार निर्माणाधीन एम्स का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर किए जा रहे कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। इस मौके पर कार्यवाहक डीसी अनुपमा अंजलि, एसडीएम रेवाड़ी सुरेंद्र सिंह, डीआरओ प्रदीप देसवाल उपस्थित रहे। रेवाड़ी एम्स अध्यक्ष डीएस गंगवार ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि रेवाड़ी के गाँव माजरा भालकी में निर्माणाधीन एम्स का निर्माण तेजी से पूरा करें। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि परिसर में बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ अन्य आवश्यक सुविधाओं का भी निर्माण समय पर पूरा करें। उन्होंने कहा कि मई के अंत तक ओपीडी कक्ष को पूरा करें ताकि जल्द से जल्द ओपीडी की सुविधा उपलब्ध हो सके। इसके अलावा आयुष ब्लॉक, नाइट शेल्टर, इमरजेंसी भवन, हॉस्टल व रेजिडेंस आदि भवनों का काम भी जल्द से जल्द पूरा करें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि सेवानिवृत्ति कोष निकाय यानी ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल कर्मचारी अब केवल चेहरे का पहचान कराते हुए ही सार्वभौमिक भविष्य निधि खाता संख्या यानी यूएएन और उससे जुड़ी सेवाएं हासिल कर सकेंगे। मांडविया ने बताया कि अब कर्मचारी उमंग मोबाइल ऐप के जरिए आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी यानी एफएटी का उपयोग करके सीधे यूएएन बना सकते हैं। नियोक्ता भी किसी नए कर्मचारी के एफएटी का इस्तेमाल करते हुए यूएएन बनाने के लिए उमंग एप्लीकेशन का उपयोग कर सकता है। यूएएन जनरेट करने के लिए कर्मचारी को उमंग एप्लीकेशन खोलना होगा और एफएटी के जरिए यूएएन आवंटन और एक्टिवेशन के चरणों का पालन करना होगा। आधार आधारित सत्यापन के बाद यूएएन जनरेट हो जाएगा और आधार डेटाबेस में दिए गए मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए इसे भेज दिया जाएगा। यूएएन बनाने के बाद कर्मचारी उमंग एप्लीकेशन या फिर सदस्य पोर्टल से यूएएन कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। आरबीआई एमपीसी की जरूरी बैठक के बाद नीतिगत दरों में बदलाव को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया कि अब की बार रेपो रेट में 25 बेसिक पॉइंट की कमी की जा रही है, जिसके बाद रेपो रेट घटकर 6% रह गई है। रेपो रेट में कटौती का सीधा सीधा फायदा आम आदमी को मिलने वाला है। अब आपको सस्ती दरों पर लोन मिलने वाला है, ईएमआई भी कम होगी और अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक विकास से रोजगार व आय के अवसर भी बढ़ेंगे। इसके विपरीत बचत पर रिटर्न कम होने से नुकसान भी होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लगातार दूसरी बार रेपो रेट में कमी की जा रही है। मौद्रिक नीति समिति की तरफ से आम सहमति से रेपो रेट को 0.25% से घटाकर 6% करने का फैसला लिया गया है। बैंक को आरबीआई से सस्ते दरों पर पैसा मिलेगा, जिससे वे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन आदि कम ब्याज दरों पर दे सकेंगे। इससे ईएमआई कम होगी और लोगों की मंथली बचत में भी वृद्धि होगी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के एक खास वर्ग को अब साल में 2 बार वर्दी भत्ता मिलेगा। अब तक यह लाभ साल में एक बार मिलता था। कर्मचारियों की वर्दी या फिर किसी अन्य विशिष्ट पोशाक की खरीद और रखरखाव की लागत को पूरा करने के लिए कुछ मौद्रिक लाभ दिए जाते हैं। यह पिछले 7 सालों से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए विवाद का विषय बना है। दरअसल साल 2017 की अधिसूचना में बताया गया था कि वर्दी भत्ता साल में केवल एक बार यानी जुलाई में ही दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय द्वारा अगस्त 2017 को जारी सर्कुलर के अनुसार इस भत्ते में ड्रेस अलाउंस के अलावा किट, मेंटेनेंस अलाउंस, शूज अलाउंस आदि भी शामिल हैं। इसके बाद सरकार से भत्ते में 2 बार बढ़ोतरी की मांग उठाई जा रही थी। 7वें वेतन आयोग के तहत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग अलग राशि निर्धारित की गई थी। सेना, भारतीय वायुसेना, नौसेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और तटरक्षक बल के अधिकारी 20,000 रुपए प्रति वर्ष के वर्दी भत्ता के पात्र हैं। वहीं सैन्य नर्सिंग सेवा अधिकारी, दिल्ली पुलिस सेवा के पुलिस अधिकारी, एसीपी, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स विभाग के कार्यकारी कर्मचारी, आवर्जन विभाग के कर्मचारियों को 10,000 रुपए वार्षिक वर्दी भत्ता मिलता है। वहीं रक्षा सेवाओं, सीएपीएफ, रेलवे सुरक्षा बल, केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों और भारतीय तटरक्षक बल में अधिकारी रैंक से नीचे के सभी कर्मी और भारतीय रेलवे के स्टेशन मास्टर भी 10,000 रुपए प्रति वर्ष वर्दी भत्ता के हकदार हैं।
चाइनीज टेक कंपनी रियलमी ने नार्जो ब्रांड से दो स्मार्टफोन रियलमी नार्जो 80 प्रो और रियलमी नार्जो 80X भारतीय मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं। नार्जो 80 प्रो स्मार्टफोन में मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400 प्रोसेसर दी गई है, जो एंड्रॉइड 15 पर बेस्ड रियलमी UI 6.0 ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करता है। इसके अलावा पावर बैकअप के लिए 80 वाट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। कंपनी ने रियलमी नार्जो 80 प्रो को 3 स्टोरेज ऑप्शन में लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत की बात करें तो 19,999 रुपए है। स्मार्टफोन 2 कलर ऑप्शन स्पीड सिल्वर और रेसिंग ग्रीन में अवेलेबल होगा। वहीं रियलमी नार्जो 80X को कंपनी ने 2 स्टोरेज ऑप्शन के साथ पेश किया है, जिसकी शुरुआती कीमत 13,999 रुपए है। दोनों स्मार्टफोन की बुकिंग शाम 6 बजे से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन से शुरू हो चुकी है। भारतीय बाजार का इंडेक्स सेंसेक्स 380 अंक गिरकर 73,847 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 137 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 22,399 के स्तर पर क्लोज हुआ। आईटी, मेटल, बैंकिंग और फार्मा शेयर सबसे अधिक टूटे। एनएससी का निफ्टी PSU यानी सरकारी बैंक 2.52% नीचे है, तो वहीं निफ्टी आईटी 2.19%, निफ्टी फार्मा 1.97%, निफ्टी रियलमी 1.90% और निफ्टी मेटल 1.48% गिरकर बंद हुए। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1611 रुपए बढ़कर 90,161 रुपए पर पहुंच गए। इससे पहले 10 ग्राम सोने की कीमत 88,550 रुपए थी। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत की बात करें तो 306 रुपए बढ़कर 90,669 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 83,050 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 90,590 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।